Good morning, all of you. Today we will do the question answers, the short question answer of chapter number 4, that is working institution. Our first question, what is SEBC? Yesterday we read about this in our notes. What is SEBC? SEBC means socially and educationally backward classes. So what is SEBC? SEBC is initially and economically backward classes. SEBC is another name for all those people who belong to castes that are considered backward by the गवर्नमेंट. ऐसी क्लासेस जो सोशली और एजुकेशनली काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है, उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एडवांस पॉलिसीज रेगुलेट करने की सोची है. तो इट इज़ फाइंड आउट बाय द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड द SEBC. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया? वी रेड दिस इन द नोट्स. President is the executive head of the state and is the highest formal authority in the country. सबसे highest authority decision लेने की power किसके हाथ में होती है? What are the prime minister's powers in India? Prime minister is the head of the government and actually exercise all government power. He take most of the decision in the cabinet meetings with the help of the other cabinet ministers. Got it? Any doubt? कल ये सब हमने पढ़ा है, उसी के रिगार्डिंग ये हमारे थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं. नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट मंडल कमीशन? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, मंडल कमीशन बनाया क्यों गया था, कौन उसको रेगुलेट कर रहे थे और कौन से ईयर में? 1979 श्योर, और 1974? 1979. And it is regulated by BP मंडल. उन्हीं के नाम से इस कमेटी का नाम क्या रखा गया था? मंडल कमीशन. देखिए ध्यान रखिएगा, मैंने कल भी आपको बोला था, वो MCQs में भी आ सकता है, आपका फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है. नो. Who agreed to the recommendation of Mandal Commission? Some felt that existence of inequalities among the people of the different castes in India necessitate job reservation. They felt that this would give a fair opportunity to those communities who are far had not adequately been represented in government employment. उन्होंने क्या बोला? मंडल कमीशन को रिकमेंडेड क्यों किया जाए, क्यों हमें ऐसी नीड है कि हमें सोसाइटी में से ऐसे लोगों को चुनना है. इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन ये था कि हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी थी. क्या थी? इनइक्वालिटी थी. तो उस इनइक्वालिटी के चलते और उन रिजर्वेशंस के चलते हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं था कि जो बैकवर्ड क्लासेस में ऐसे लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है उनको ढूंढ पाएं. इसलिए ये मंडल कमीशन रिकमेंड किया गया कि मंडल कमीशन बनाया जाए जिससे हम ऐसे लोगों को फाइंड आउट कर पाएं और उनको इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, हु ऑल वर अगेंस्ट द मंडल कमीशन रिकमेंडेशन? अब देखिए, कुछ तो एग्री थे और कुछ इसके अगेंस्ट में भी थे. वो नहीं चाहते थे कि मंडल कमीशन बने. तो ऐसे कौन से लोग थे जो मंडल कमीशन नहीं बनाना चाहते थे? There were people who felt that this was unfair as it would deny equality of opportunity to those who did not belong to the backward communities. उनका ये कहना था कि जो लोग बैकवर्ड कम्युनिटीज को बिलोंग नहीं करते हैं उनके लिए अनफेयर होगा, वो जॉब पाने से वंचित रह जाएंगे, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएगी. तो हमें इस तरह से रिजर्वेशन नहीं करना चाहिए SEBC लोगों के लिए. They would be denied jobs even though they could be more qualified. हालांकि SEBC से ज़्यादा जो अदर कास्ट के लोग होंगे वो मोर क्वालिफाइड होंगे उस जॉब को अवेल करने के लिए, लेकिन इस तरह से कमीशन बना देने से, इस तरह से रिजर्वेशन कर देने से जो लोग इसके लिए
क्वालिफाई हैं वो इस जॉब को अवेल नहीं कर पाएंगे। तो ये उन लोगों के लिए अनफेयर होगा, अनइक्वल होगा जो इस जॉब के लिए ज्यादा बेटर हैं। तो वो लोग नहीं चाहते थे कि मंडल कमीशन बने। गॉट इट? एनी डाउट? चलिए, व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन अ सिटीजन ऑफ लाइफ? आखिर गवर्नमेंट का रोल क्या है हमारे लाइफ के अंदर? The government is responsible for ensuring security to the citizen and providing facilities for education and health to all. That means government is playing the main important role. In which case, by securing citizen, हमें क्या कह रहा है? Security provide कर रहा है। कैसे security provide कर रहा है? By allocating defense. उन्होंने हमें डिफेंस दे रखा है कि नहीं दे रखा है? आज हमारी बॉर्डर पे डिफेंस के लोग खड़े हुए हैं, किस लिए हैं? हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए। तो उसके लिए किसने चूज किया है? गवर्नमेंट ने। देन इट प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर एजुकेशन, हमें गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह प्रोवाइड कराए हैं जिससे हम बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी को पा सके। उसके बाद हेल्थ, इट कलेक्ट टैक्सेस एंड स्पेंड द मनी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। व्हाट द गवर्नमेंट डू? द गवर्नमेंट collect the taxes from us for the better development of administration like defense and in other development programs. Clear? कि गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे लिए क्या रोल प्ले कर रही है। Now on the next question, why do democratic government insist on institution? हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है क्यों चाहती है इंस्टीट्यूशन हो? इंस्टीट्यूशन के लिए ज्यादा इंसिस्ट क्यों किया गया है? Institution make it difficult to have a good decision taken very quickly, but they also make it equally difficult to rush through a bad decision. Institution बनाए गए हैं जिससे वो हमारे अच्छे डिसीजन लेने की पावर को और अच्छी कर सके, हमें ये बता सके कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा डिसीजन हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए अच्छा रहेगा और कौन सा नहीं। हालांकि यहाँ पर हम बहुत क्विकली डिसीजन ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि यहाँ की मीटिंग्स में सारे मिनिस्टर्स रहते हैं, राइट? कल हमने ये बात पढ़ी थी। That's why the democratic government insists on institution. Now, what is an assembly of elected representative called in India? What is an assembly of elected representative called in India? In India, such a national assembly of elected representative is called parliament. मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हमने जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया है उसे क्या कहा गया है हमारे इंडिया में? हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहीं जाके तो बैठते हैं, कहीं जाके हमारे डिसीजंस लेते हैं, मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं, उसे क्या कहा गया है हमारे देश में? पार्लियामेंट। एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबलीज। हमारे जो पार्लियामेंट है उसको अलग अलग स्टेट लेवल पे क्या बोला जाता है? लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन लॉ मेकिंग? आखिर पार्लियामेंट का क्या रोल है लॉ मेकिंग में? किस तरह से वो लॉ फॉर्मुलेट करता है, अप्लाई करता है? पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी ऑफ मेकिंग लॉ इन एनी कंट्री। पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज, चेंज एग्जिस्टिंग लॉज और एबोलिश एग्जिस्टिंग लॉज। पार्लियामेंट क्या करता है? पार्लियामेंट के पास फाइनल अथॉरिटी होती है, वो चाहे तो नए लॉ बना सकता है, वो चाहे तो एग्जिस्टिंग लॉ में कुछ अमेंडमेंट कर सकता है और वो चाहे तो एग्जिस्टिंग लॉ को एबॉलिश भी कर सकता है। सारी पावर किसके हाथ में है? पार्लियामेंट के हाथ में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू हाउसेस फॉर्म द पार्लियामेंट ऑफ वन कंट्री? पार्लियामेंट के दो हाउसेस बताइए, कल हमने पढ़ा है राज्यसभा एंड लोकसभा। तो टू हाउसेस आर नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स ऑफ राज्यसभा एंड द हाउसेस ऑफ पीपल ऑफ लोकसभा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। कल हमने बात पढ़ी थी, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारी पार्लियामेंट में बैठते हैं।
although he or she is not a member of the other houses, हालांकि वो किसी लोकसभा राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन हमारी जो फाइनल अथॉरिटी पावर है वो किसके हाथों में होती है? राज्यसभा और लोकसभा के हाथ में नहीं, फाइनल अथॉरिटी होती है हमारी पार्लियामेंट के हाथ में, और उसका जो हमारा एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। इसलिए प्रेसिडेंट हमारे पार्लियामेंट में बैठते हैं। क्लियर? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया? कितने टाइम पीरियड के लिए होती है? 5 years। कैन द हाउसेज बी डिसॉल्व और इट इज परमानेंट? क्या लोकसभा और राज्यसभा की जो मीटिंग्स होती है उनको डिसॉल्व किया जा सकता है? उनकी बैठक बीच में रोक दी जा सकती है? हाँ। क्या वो परमानेंट होती है? क्वेश्चन पढ़िए। द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व if no confidence motion is passed against it, but the Rajya Sabha cannot be dissolved as it is a permanent house। लोकसभा की मीटिंग्स जो होती है वो डिसॉल्व करी जा सकती है, लेकिन राज्यसभा की जो मीटिंग्स है उसको आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। अगर राज्यसभा की एक बार मीटिंग हेल्ड हुई है तो वो पूरी हेल्ड होगी, लेकिन लोकसभा में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर दिखाई देता है, नो वन इज इंटरेस्टेड एट दैट टाइम, तो आप उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। हाउ डज लोकसभा एक्सरसाइज मनी पावर? कल हमने बात पढ़ी थी कि मॉनेटरी से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है? लोकसभा। लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर इन मनी मैटर्स once the Lok Sabha passes the budget of the government or any other money related law, the Rajya Sabha cannot reject it। अगर लोकसभा मनी मैटर से रिलेटेड कोई बिल पास करता है, कोई बजट पास करता है, तो उसको राज्यसभा क्या नहीं कर सकता? उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। जो लोकसभा ने डिक्लेयर किया है, जो पास किया है, वो राज्यसभा को मानना ही पड़ेगा। इन विच केस मॉनेटरी मैटर्स, मनी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे, जैसे हमारा बजट हुआ जो हमारा लोकसभा से पास किया जाता है, तो उसके लिए राज्यसभा की कंसेंट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसे बाय हुक और बाय क्रूक अपना कंसेंट देना ही होगा, क्योंकि लोकसभा में जो मैटर्स सॉल्व किए जाते हैं, डिसीजन सॉल्व किए जाते हैं, वो पीपल से रिलेटेड होते हैं, सिटीजन ऑफ द कंट्री से रिलेटेड होते हैं, तो उनको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। राज्यसभा कैन डिले इट बाय द 14 days और सजेस्ट चेंजेस इन इट। द लोकसभा मे नॉट एक्सेप्ट दिस चेंजेस। राज्यसभा कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि राज्यसभा अपना डिसीजन देने में अगर 14 दिन या 14 दिन से ज़्यादा लगाता है, तो या तो उसके कंसेंट को एक्सेप्ट किया जाएगा या उसके कंसेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लोकसभा के लिए मैटर नहीं करता इन केस ऑफ मॉनेटरी मैटर्स ओनली, और अदर मैटर्स में तो राज्यसभा की कंसेंट हमें ज़रूरी होती है। सिर्फ मनी मैटर से रिलेटेड जितने भी बजट पास किए जाते हैं उसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि राज्यसभा का कंसेंट मिले ही मिले। अगर राज्यसभा उसमें कुछ चेंजेस करना चाहता है, इन केस अगर उन्होंने रीड किया है, वो अपना डिसीजन देना चाहते हैं, और राज्यसभा अगर उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो अपना डिसीजन दे सकते हैं इस बारे में, लेकिन फिर ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस चेंजेस को एक्सेप्ट करता है कि नहीं। क्लियर है? नाउ हाउ डज लोकसभा एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? लोकसभा कैसे कंट्रोल करता है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को? लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इफ द मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स से दैट दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्विट। द राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर। मान लीजिए लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी हुई, लोकसभा के अंदर हमें पता है कितने मेंबर्स बैठते हैं, अबव 500 मेंबर्स बैठते हैं। अगर इन केस लोकसभा की मीटिंग के वक्त अगर लोकसभा के जो मिनिस्टर्स हैं, जो बैठे हुए मिनिस्टर्स हैं, उनके पास अगर मेजॉरिटी है नो कॉन्फिडेंस की, नो कॉन्फिडेंस मतलब इस बजट से हम सहमत नहीं हैं, इस डिसीजन से हम सहमत नहीं हैं, तो उसी वक्त जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो उस मीटिंग को कैंसिल कर सकता है, उस बजट को कैंसिल कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। आ गई बात समझ में? क्लियर हुए? हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, देख लीजिए आप। ऑल दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। नाउ
What is an executive? Very important question. What is an executive? At different levels of any government, we find functionaries who take day-to-day decision but do not exercise supreme power on behalf of the people. All those functionaries are collectively known as executive. क्या होता है executive? कल हमने बात पढ़ी कि जो डे टू डे डिसीजंस लेने होते हैं, डे टू एक्टिविटीज के रिगार्डिंग जो हमें डिसीजंस लेने होते हैं, वो हमारी गवर्नमेंट के जो 3 डिफरेंट लेवल्स हैं वो लेते हैं. पढ़ा था हमने कल लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इसके बारे में हमने पढ़ा था. तो एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव हमारा सेकेंड लेवल होता है गवर्नमेंट का, जो डे टू डे डिसीजन लेने में उनकी हेल्प करता है. हालांकि इसके पास सुप्रीम पावर नहीं होती है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास होती है सुप्रीम पावर, लेकिन वो उनके बिहाफ पे एक्ट करता है. समझ आई बात? वो उनके बिहाफ पर एक्ट करता है, क्योंकि पार्लियामेंट के लिए पॉसिबल नहीं है राज्यसभा रोज रोज बिठाई जाए. राइट, ये पॉसिबल नहीं है. इसलिए जो एग्जीक्यूटिव है उनके बिहाफ पर काम करते हैं. एंड ऑल दोज फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली नोन एज द एग्जीक्यूटिव. और वो डे टू डे फंक्शंस को रेगुलेट करने में जितने भी गवर्नमेंट के मेंबर्स लगते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव. क्योंकि लेजिस्लेचर जो है हमारा बेस लेआउट करता है और उसको एग्जीक्यूट कौन कराता है? एग्जीक्यूटिव. Why are they called as the executive? They are called the executives because they are in charge of the execution of the policies of the government. उनको एग्जीक्यूटिव क्यों बोला गया है? क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज बनाई गई हैं उनको एग्जीक्यूट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव. आज हम कोई प्लान लेआउट बनाते हैं तो हमने लेआउट बना लिया, मतलब हम लेजिस्लेचर हो गए. अब उसको एग्जीक्यूट करने वाला, उसको अप्लाई करवा के करवाने वाला, तो वो कौन कहलाएगा? एग्जीक्यूटिव. Now, what do you understand by the term political executives? क्या होते हैं हमारे? देखिए, the executive which is elected by the people for a specific period is called political executive. हम कुछ मेंबर्स को चुनते हैं, कुछ लीडर्स को चुनते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए. मोस्टली कितने टाइम पीरियड के लिए चूज करते हैं हम? 5 years के लिए. तो जो हमने सर्टेन टाइम पीरियड के लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया है एज ए एग्जीक्यूटिव वर्कआउट करने के लिए, हमारे डिसीजन बनाने के लिए, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. क्लियर? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. अब परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं जो लॉन्ग टाइम बेसिस के लिए अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इट मे बी मोर देन 5 years. The permanent executive members are appointed on a long-term basis. They are called permanent executive or civil services. They remain in office when the ruling party changes. रूलिंग पार्टीज तो चेंज होती रहेगी, लेकिन हमारा जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है, वो हमेशा वहीं रहेगा. उसमें चेंजेस नहीं होते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के लिए अपॉइंट किए गए हैं. जो रूल करने वाली पार्टी है, हमारे इंडिया को जो रूल करने वाली पार्टी है, वो तो चेंज हो सकती है, लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किए गए हैं वो चेंज नहीं होते हैं. These office workers under political executive and assist them in carrying out day-to-day administration. इन permanent executives के नीचे हमारे political executive काम करते हैं. तो permanent executives हमारे political executives को क्या करते हैं? instructions देते हैं day-to-day activities को regulate करने में. क्लियर है? कुछ पूछना है आप लोगों को इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग? 5 years से ज़्यादा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो हमारा टाइम पीरियड उनका 5 होता है या 5 से कम भी हो सकता है. इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन. लेकिन जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो मोर देन 5 years के लिए होते हैं. देखिए, वो ये कह रहा है कि चाहे रूलिंग पार्टी भी चेंज हो जाए तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव वही वर्कआउट करते हैं. मतलब हमारी जो रूलिंग पार्टी होगी वो 5 साल काम करेगी, 5 साल के बाद वापस इलेक्शंस होंगे, फिर नई रूलिंग पार्टी आएगी. तो रूलिंग पार्टी चेंज हो सकती है, लेकिन हमारे जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपॉइंट कर रखे हैं वो चेंज नहीं होते. वो उनके नीचे आने वाले पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को डे टू डे फंक्शंस को कैसे हैंडल करना है वो उनको यहाँ सिखाएंगे. आ गई बात समझ में? दैट मीन्स पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कैन बी चेंज बट अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव कैन नॉट बी चेंज. क्लियर? अब ये कहते हैं व्हाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन द नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव.
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के पास ज्यादा पावर होती है अगर हम कंपेयर करें नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से। वो कैसे? द सिविल सर्वेंट इज यूजुअली मोर एजुकेटेड एंड हैज मोर एक्सपेक्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। ये बात हमें पता है, अगर कोई सिविल सर्वेंट है तो उसके पास वो ज्यादा एजुकेटेड होगा, उसके पास ज्यादा नॉलेज होगी अपने सब्जेक्ट की। द एडवाइजर वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री नो अबाउट इकोनॉमीज देन द फाइनेंस मिनिस्टर। जो हमारा जो एडवाइजर होगा, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, वो उसको हमारी इकोनॉमी के बारे में ज्यादा पता होगा। Sometimes the minister may know very little about the technical matters that come under their ministry। कई बार ऐसा होता है जो मेन मिनिस्टर जो अपॉइंट किए जाते हैं उन्हें अपने डिपार्टमेंट के बारे में कम नॉलेज होती है एज पर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। क्यों होती है? क्योंकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं हमारे डे टू डे फंक्शन को रेगुलेट करता है। उसको ये पता रहता है कि अब क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली इकोनॉमी के अंदर, उसको इस क्राइसिस को मुझे कैसे सॉल्व आउट करना है, तो उसके लिए भी ऑलरेडी प्रिपेयर होते हैं। आई बात समझ में? एज कम्पेयर टू द फाइनेंस मिनिस्टर। तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो अपने डिपार्टमेंट ऑफ हेड को असिस्ट करते हैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने में। इसलिए कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके पास ज्यादा पावर होती है एज कम्पेयर टू नॉन एग्जीक्यूटिव पावर, क्योंकि वो अपने फील्ड में क्या होते हैं? परफेक्ट होते हैं, मास्टर्स होते हैं। दे नो हाउ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम। क्लियर? Why should the minister have final say on important matter? कोई important matter चल रहा है तो पर उसमें मिनिस्टर की हमें हाँ की जरूरत क्यों होती है? ऐसा क्या है? देखिए, in a democracy the will of the people is supreme। पीपल क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छा है, वो हमें जानना जरूरी होता है। The minister is elected by the people and thus empowered to exercise the will of the power on their behalf। Minister is elected by the people। मिनिस्टर को किसने चूज किया है? हमने चूज किया है। एंड thus empowered to exercise the will of the people। और वो किसके बिहाफ पे काम कर रहा है? वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उन्हें ये नॉलेज भी होना चाहिए कि हमारी विल क्या है, हमारी इच्छा क्या है, वो उसी के अकॉर्डिंग काम करे। He or she is finally answerable to the people। क्योंकि जिनको हमने चुना है एज ए रिप्रेजेंटेटिव, एज इलेक्टेड मेंबर, तो अब वो रेस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है किसको? लोगों को जवाब देने के लिए कि आप हमारी ये नीड्स को लेके गए थे तो आप हमारी नीड को फुलफिल करेंगे कि नहीं करेंगे, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसका आंसर देने वाला कौन? हु इज रेस्पॉन्सिबल देन? मिनिस्टर। तो इसलिए मिनिस्टर की फाइनल डिसीजन, फाइनल हाँ या ना बहुत ज्यादा मैटर करती है। हाउ इज द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड? कल हमने बात पढ़ी थी कि प्राइम मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द directly votes elected by the member of Rajya Sabha and Lok Sabha, and the local citizens also included in there. Through the election process we choose our prime minister, but in case of the president elections are held indirectly, only the member of the parliaments are allowed to vote in that case. How are the ministers chosen by the prime minister? Prime minister कैसे ministers को choose करते हैं? The ministers are usually form the party or the coalition that has the majority in the Lok Sabha. The prime minister is free to choose a minister as long as they are the member of the parliament। पार्लियामेंट में वो मिनिस्टर कितने समय से काम कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, उनका फंक्शन रूट आउट कैसा है, वो किस तरह से अपनी पार्टी को रेगुलेट करते हैं, अगर उसमें किस तरह की मेजॉरिटी या माइनॉरिटी है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने मिनिस्टर्स को चूज करते हैं। भाई मिनिस्टर उसी को चूज किया जाएगा ना जो अपनी पार्टी के लिए वर्कआउट कर रहा हो, क्या काम किया है इतने सालों से। आप इस पर्टिकुलर पार्टी के अगर मेंबर हैं आप, तो आपने क्या क्या काम किया इतने समय से, उसी के बिहाफ पर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो मिनिस्टर्स चूज करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द बॉडी दैट इंक्लूड ऑल द मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हमारे सारे मिनिस्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं, ये हमारा ऑफिशियल नेम है। It wholly has 60 to 80 ministers of the different rank। अलग अलग रैंक पे, अलग अलग डेजिग्नेशन पे, अलग अलग डिपार्टमेंट में कितने मिनिस्टर्स अपॉइंट किए गए हैं? अराउंड 60 to 80 ministers। Who are the cabinet minister? Yesterday I told you the top level ministers are known as the cabinet minister। Around 20 ministers which is chosen by the prime minister। कल हमने बात पढ़ी थी। Who are ministers of state with independent charges? Minister of state with independent charges are usually in charge of the small ministers। कल हमने बात पढ़ी थी
कि मिनिस्टर्स के नीचे भी क्या होते हैं, क्या होते हैं, सब मिनिस्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, सब मिनिस्टर्स होते हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट को रेगुलेट करते हैं। वो किसको रिपोर्ट करते हैं, मेन हेड को। अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, राइट। वो डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करते हैं, अपने मेन हेड ऑफ द मिनिस्टर को। क्लियर। तो दीज आर द 26 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। तो प्लीज डू इट इन योर कॉपी नोटबुक। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर हम चाहें तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी बना सकते हैं। जैसे हमारा बन गया डिफरेंशिएट बिटवीन द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। बना कि नहीं बना। तो ये इस तरह से इसमें क्वेश्चंस बन रहे हैं। कैसे, हाउ द प्राइम मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड एंड हाउ द व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटिंग द प्रेसिडेंट। इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। तो डू इट इन योर नोटबुक। होप you like this. Now thank you all. We will continue or we will do some new chapter in our next session.